नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो हमारे साथ महान हस्ती है जवाहर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जो जवाहर जी है, इनके संघर्षों की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो अभी वर्तमान में जो जवाहर जी है, ये बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। और वर्तमान में जो 2022-23 की हम जितनी भी सरकारी भर्तियां देखें, लगभग सभी भर्तियों में इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी कुछ का जो फाइनल है रिजल्ट आना बाकी है और फाइनल ज्वाइनिंग बाकी है, बाकी लगभग सब में ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो जवाहर जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है जवाहरलाल मीणा और गांव बमोतर का रहने वाला हूँ। और तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया है, ये एक जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण एरिया से आते हैं और आज एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं और काफ़ी सारे एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हैं। तो अब अपने परिवार के बारे में कुछ जवाहर जी थोड़ा बताइए। मेरे परिवार में मेरा भाई है और मम्मी है और 2 बच्चे हैं और भाभी जी हैं। बस यही छोटा सा परिवार है। जी। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया है, भाई मम्मी भाभी वगैरह सारे हैं, यानी कि एक संयुक्त परिवार में जवाहर जी रहते हैं। तो जवाहर जी, आप अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए कि आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, जॉब लगने से पहले कैसे थी। जॉब लगने के बाद तो जाहिर सी बात है कि कुछ सुधार आया है, लेकिन जॉब लगने से पहले आपकी पारिवारिक स्थिति कैसे थी, उस बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। जैसा कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति सारे परिवारों की थोड़ी दयनीय रहती है। पैसे की बहुत दिक्कत आती है पढ़ाई में, या घर खर्चा चलाए या फिर बच्चों को पढ़ाया जाए। माँ बाप की सारी ये टेंशन रहती है कि अभी मेहनत मजदूरी करें या फिर घर खर्चा चलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती है। तो मेरी भी बहुत कमज़ोरी थी। मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करके फिर घर का सामान लाते हैं, थोड़ा बहुत बचता है वो फिर हमें पढ़ाते थे, कॉपी किताब वगैरह लाते थे। दिक्कत तो बहुत आई हुई पढ़े, जब ये शुरू से लगा कि अभी तक पढ़े तो बहुत कंडीशन ख़राब ही रही हमारी। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और गाँव की स्थिति तो आप सभी को पता ही होगी कि फाइनेंशियल कंडीशन से अगर देखा जाए तो किस प्रकार स्थिति रहती है। जैसे तैसे जो गाँव के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को मैनेज करते हैं, जैसे तैसे चलाते हैं। उनके ज़्यादा कोई खर्चे नहीं, ज़्यादा कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जैसे तैसे वो अपने जीवन को चलाते हैं बस। तो अब जवाहर जी बताइए कि जो आपने फाइनेंशियल कंडीशन या किसी भी प्रकार की आपकी पारिवारिक स्थिति थी, उसके बाद भी आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो आपकी अपनी जो शिक्षा की जर्नी रही है उस बारे में कुछ बताइए कि आपकी शिक्षा आपने कहाँ से किस प्रकार प्राप्त की। मैंने शुरू से गांव में स्कूल हैं 1ली से 8वीं तक, तो मैंने 1ली से 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में वहीं से पढ़ाई करी। उसके बाद 9th और 10th सिद्धपुरा स्कूल से करी। उसके बाद वापस 11th 12th अपने प्रतापगढ़ स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ से करी। उसके बाद मैंने BA LBS कॉलेज प्रतापगढ़ से करी। उसके बाद मैंने टीचर के लिए PTT का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैंने B.Ed है ना छोटी सादड़ी कॉलेज से करी और MA अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रतापगढ़ कॉलेज से करी। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उन सब के सामने आपके सामने जवाहर जी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो आज इन्होंने SI जैसी बड़ी भर्तियां भी क्लियर कर चुके हैं। ये तो सरकारी स्कूल का विद्यार्थी भी कुछ भी कर सकता है। तो अब जवाहर जी, जैसे कि जो आप अभी काफ़ी सारी सरकारी भर्तियों में आपने क्लियर किया है और आप अभी वर्तमान में सरकारी जॉब में हो, तो ये सरकारी जॉब में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस प्रकार आपका रुझान इस तरफ आया? मेरे सरकारी सेवा में आने के लिए मैंने बहुत से लोगों से प्रेरणा मिली है और बहुत सारे लोगों के मैंने ताने भी सुनने मिले। और कहीं भी अगर समाज में जाता था तो लोग ये देखते हैं कि यार इसके पास कुछ है नहीं है, बेरोज़गार है, सही ढंग से बात भी नहीं करते हैं, अपना कोई महत्व नहीं रहते हैं। अपन कोई बात भी करते हैं तो अपने बात को वो महत्व नहीं देते। तो फिर मैंने कहा कि यार सरकारी सेवा में तो अब जाना ही पड़ेगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा।
देखता हूँ कि ग्रामीण में जो अगर सरकारी पद पे हैं तो उसको वरीयता अच्छी देते हैं, उसका मान मनवार अच्छी करते हैं, और बेरोज़गार है कोई पूछता भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अब तो कुछ संघर्ष करना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी अपना महत्व बढ़ेगा समाज में। तो फिर मैंने अपने 18 के बाद जो मेहनत और संघर्ष किया और आज मैं इस पोस्ट पे पहुंच गया हूँ। जी, जैसा कि जवाहर जी ने बताया है कि सरकारी जो विभाग में ये आए हैं उसका कारण क्या रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। और वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो जो एक सरकारी कर्मचारी होता है उसकी जो समाज में जो प्रतिष्ठा होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और हर व्यक्ति की यही लालसा होती है कि मेरी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। तो आप समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए सरकारी विभाग में आए हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी सारे अधिकारियों से भी प्रेरणा ली है जिनकी समाज में जो प्रतिष्ठा है वो किस प्रकार थी उनसे। तो अब जो आपका संघर्ष रहा है, आप इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो जो आपने तैयारी की, जैसे आपने भर्तियां इतनी क्लियर की, तो उसके थोड़ा टाइम टेबल के बारे में हमें दर्शकों को बताइए कि आपने किस प्रकार तैयारी की, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है, इस बारे में कुछ। अच्छा, मेरी सफलता का संघर्ष है 2018 के बाद स्टार्ट हुआ। मैंने शुरू में 2018 का एग्ज़ाम दिया था, वो तृतीय शिक्षक भर्ती का। उसमें फिर मैंने ये सोचा था कि मैं फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसमें मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरी सोच ही ऐसी थी कि फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम देते हैं वो कभी सफल नहीं होते। ये सोच रख के मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर मैं 4 या 5 नंबर से मैं रह गया था। तो फिर मैंने कहा यार कि मैं अंदर से मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सफल हो जाऊंगा, फिर भी मैं 4-5 नंबर से रह गया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर संघर्ष करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, लगन मेहनत से करूंगा तो मेरे को एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो फिर मैंने 18 के बाद कोई वैकेंसी थी नहीं। 18 के बाद 19 में जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से पूरा देश ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। तो फिर मैंने घर पे रहकर, घर पे ना तो कोई आ जा रहा था, मैं भी नहीं कहीं जा रहा था, तो फिर मैंने कहा कुछ नहीं जा रहे तो घर पे रहकर कुछ अलग करते हैं। तो फिर मैंने 1-2 बुक ले आया और फिर घर पे रहकर दिन रात वो किताब पढ़ने लगा। तो बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, तो नए मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले। तो फिर मैंने 21 का एग्ज़ाम दिया, रीट वाला। रीट में अच्छे नंबर से मैं लगभग 122 नंबर लाया उसमें, और 81% बनाए। तो फिर भी मैंने किस्मत साथ नहीं दिया, फिर भी वो कहीं भर्ती अटक गई और पेपर लीक वगैरह हो गया, तो फिर वो कैंसिल हो गई भर्ती। तो फिर मेरे को निराशा आ गई हाथ में। तो फिर वापस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगले साल ही भर्ती करवाएंगे ये। तो फिर मैंने जुड़ा रहा, एग्ज़ाम तैयारी करता रहा, और नए मतलब मोटिवेशन वगैरह और अच्छे दोस्त वगैरह थे, उनसे मैं राह लेता रहा, प्रेरणा लेता रहा। फिर 23 वाला एग्ज़ाम आया, फिर 23 में तृतीय शिक्षक भर्ती और सेकंड ग्रेड SI वगैरह सारे एग्ज़ाम क्लियर कर दिए मैंने। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया है किस प्रकार इनकी जर्नी रही, लगभग इन्होंने 4 से 5 साल अपनी तैयारी की और संघर्ष किया, जिनमें पहले जो प्रयास में इनको खुद को ऊपर भी विश्वास नहीं था। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है, खुद के ऊपर आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि भाई मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं अगर इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही विश्वास होता कि मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आज ये कभी के सरकारी जॉब में जा चुके होते हैं, यहाँ इतनी की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये टीचर बन चुके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर इनको कॉन्फिडेंस आया, धीरे धीरे इनको आत्मविश्वास बढ़ा और इन्होंने एक से एक धीरे धीरे एग्जाम क्लियर किए। जैसे सेकंड एग्जाम में भी भर्ती कैंसिल हो गई थी, फिर भी ये हताश नहीं हुआ। तो यहाँ एक जो लोग हैं जो एक अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में ही हताश होकर बैठ जाते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण हैं, अपने संघर्ष को कंटिन्यू रखें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो जैसा कि जवाहर जी आपने टाइम टेबल के बारे में और अपने संघर्ष के बारे में बताया है, तो अभी जो वर्तमान में जो अभ्यर्थी जैसे तैयारी कर रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपने जैसे फैमिली बैकग्राउंड से ही आते हैं, उनकी स्थिति कहीं ना कहीं अपने जैसी है। तो आप उनको क्या सलाह देने चाहोगे कि किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या अपना शेड्यूल बनाना है, कुछ बताना चाहोगे आप? मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मेरा निजी अनुभव है कि पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो 1 घंटा या 2 घंटा भी पढ़ो,
तो पूरी मेहनत और लगन के साथ और दिमाग अपना स्थायी रख के पढ़ो। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं, इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से आ रहे हैं, अपना ध्यान भटक रहा है, न पढ़ रहे हैं, न कुछ दिमाग में बैठा ही नहीं, न फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अपने रिज़ल्ट सही नहीं आया, फिर वो सही नहीं आएगा। अपने 2, 3 या 4 घंटे भी पढ़ो तो दिमाग बिल्कुल स्थायी रख के फिर पढ़ो, बिल्कुल वो एक दिन अपन को सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दिए, ऑफलाइन दिए हैं। पढ़ता था, किसी टॉपिक को पढ़ता, फिर वापस वो टेस्ट देता, फिर पढ़ता, फिर टेस्ट देता, फिर देखता कि हमें टेस्ट में जो क्वेश्चन आए तो कमी कहाँ रह गई, तो वो देख कर वापस पढ़ाई करता था। उसके हिसाब से जैसे ऐसे टेस्ट देता रहा तो मेरी तैयारी मजबूत होती गई। तो नोट्स पढ़ो, गाइड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन स्थायी रह के और कहीं शोर शराबा ना हो ऐसी जगह रहकर पढ़ो। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया है कि हर चीज़ में कंटिन्यूटी जरूरी है, उसी प्रकार शिक्षा में भी कंटिन्यूटी जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, कभी भी स्किप ना करें, और जितने देर भी पढ़े, चाहे आपको 2 घंटे 3 घंटे कितनी भी देर, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़े, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो आपको याद रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटे 20 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसमें से आपको कुछ ही याद नहीं रह रहा है। यानी कि कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो आपको याद रहे, और उसका बार बार रिवीजन करो। कुछ दिनों में जैसे 5-7 दिन निकलते हैं, उसके बाद उसको वापस दोहराओ ताकि आपको वो याद रहे। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताए हैं किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, तो जवाहर जी मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हो, तो इसके बाद आपका क्या सपना है, आगे आप भविष्य में खुद को कहाँ देखना चाहते हो, कुछ प्लान है अपने बारे में? मैं अब ये चाहता हूँ कि 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड को जो भी अभी पोस्टिंग मिलने वाली है, ज्वाइन होने के बाद कुछ समय के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा। उसके बाद मैं आरएस की तैयारी में मैं ये सोच रहा हूँ कि आरएस प्री एक बार क्लियर करूँ। आरएस प्री क्लियर करने के बाद देखूँगा कि मेरी क्या कैपेसिटी है और मुझे कितना समय मिल पा रहा है। उसके हिसाब से अगर आरएस प्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर मेंस क्लियर करने के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करूँगा। तो जवाहर जी हम कामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी एक अच्छे आरएस अधिकारी बनकर समाज के सामने आओ। तो अब जो आपका ये संघर्ष रहा है, इसके पीछे जो आप अपना जो किसका हाथ रहा है, यानी आपको किसने सपोर्ट किया है इस संघर्ष में, किसका आप जिक्र करना चाहोगे कि भाई इस संघर्ष में आपका साथ किसने दिया है? अगर आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो मेरे घर से मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ बिल्कुल शुरू से लगाकर अंत तक मेरे भाई ने आर्थिक सहयोग किया। और पढ़ाई के मामले में अगर किसी से प्रेरणा ली तो बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं मिलने वाले हमारे ग्रुप भी बहुत बड़ा ग्रुप है। कोई टीचर हैं, कोई पटवारी हैं, कोई 1st ग्रेड लेक्चरर हैं, और बहुत सारी अलग अलग पोस्टों पे हैं। उनसे मैं प्रेरणा ली कि हमें भी इनके साथ रह के हमें भी कुछ सरकारी सेवा में जाना है। तो उनको देखकर हमें प्रेरणा मिली कि हमें कुछ करना है। तो जैसा कि जवाहर जी ने बताया है कि इनकी जो ग्रुप था वो लगभग सभी सरकारी विभाग में थे, तो कहीं ना कहीं आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, यानी कि जो आपका ग्रुप है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। मैंने पहले भी कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि आप जिसके साथ उठ बैठ रहे हो उसका काफ़ी आपके जीवन में महत्व रहता है। तो जो आप अपना जो उठना बैठना है वो ऐसे लोगों से साथ रखें जो आपसे कहीं ना कहीं हर चीज़ में ऊपर हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे पैसा हो, किसी भी प्रकार से वो आपसे ज़्यादा सक्षम हो, उनके साथ रहे ताकि उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जवाहर जी, जैसा कि जवाहर जी की जर्नी के बारे में जवाहर जी ने बताया है, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैंने आपको पहले ही बताया, एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए। आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं इन कठिन परिश्रमों के बाद, तो आप भी कहीं ना कहीं इनसे सीख लेकर बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हो। तो जवाहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर।